गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे गुड आफ्टरनून, बट गुड मॉर्निंग तभी है जब जागो तब सवेरा। तो आज आप सोशियोलॉजी सेक्शन की क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं मैक्स वेबर को लेकर। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरह से हम जो है मैक्स वेबर के साथ शुरुआत करेंगे। और मैक्स वेबर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टोलकट पार्सन्स से पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें आप, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या पहले पढ़ना होता है, लेकिन हमें पता है कि ब्राउन को पढ़ने के बाद में, मेलोस्की को पढ़ने के बाद में आपको पार्सन्स और उसके बाद मर्टन, इन दोनों को साथ में पढ़ना था। उसके बाद में मैक्स वेबर, फिर हम कार्ल मार्क्स, इस तरह से इक्वेंटली चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैक्स वेबर को आप मोस्टली अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से गहन तरीके से मैक्स वेबर को पढ़ा जाता है। लेकिन मैक्स वेबर का आपके समाजशास्त्र विषय में भी पूरा स्थान है, कई सारे थ्योरीज को लेकर, जैसे कि एलिनेशन कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम बात करें, उसकी आलोचना को लेकर, तो वहां मैक्स वेबर का जिक्र होता है। जैसे उन्होंने कहा एलिनेशन को लेकर कहा कि साहब एलिनेशन वाली जो कंडीशन है बोली जा रही है उसको हायरार्की जस्टिफाई करती है। लाइक क्रमबद्ध चीजें होती हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति एक या दूसरा बिंदु नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के स्तर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्स वेबर को इस वजह से पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ में मैक्स वेबर की जिस थ्योरी को हम सभी लोग पढ़ते हैं वो है सोशल एक्शन। और उस सोशल एक्शन थ्योरी को लेकर अगर बात करें तो इससे पहले हमने सामाजिक क्रिया को लेकर पढ़ा था। किसके संबंध में? सामाजिक क्रिया के प्रारूपों को लेकर हमने पार्सन्स को भी पढ़ा, हमने मर्टन को भी पढ़ा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं मैक्स वेबर के साथ में, ठीक। मैक्स वेबर के जन्म को लेकर बात करें तो मैक्स वेबर का जन्म इरुफोर्ट थुरिंगिया नामक एक स्थान था, वहां पर उनका हुआ था, ठीक है। बेसिकली अपनी फैमिली में मैक्स वेबर सबसे बड़े थे। साथ ही साथ में मैक्स वेबर का जो जन्म था उस समय पर बिस्मार्क, जिनकी आयरन और ब्लड की पॉलिसी को जाना जाता है, ठीक है, रक्त और लोह की नीति, उस समय पर जन्म हुआ था मैक्स वेबर का। मतलब कि राष्ट्रवादी विचार, ये सब सारी चीजों को मैक्स वेबर ने बड़े करीब से देखा होगा, ठीक है। अब आते हैं इस चीज को लेकर कि मैक्स वेबर की फैमिली का भी मैक्स वेबर के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। जैसे उनकी जो माता थी वो काफी सामाजिक पृष्ठभूमि से थी, ठीक है। और आपने देखा होगा माता पिता का इंपैक्ट बच्चों के विचारों पर जरूर पड़ेगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स बोला करते थे धर्म को लेकर कि धर्म का इंपैक्ट व्यक्ति के विचारों पर, उसकी सोच पर, उसके द्वारा दिए गए जो भी व्याख्यान होंगे या लिए गए जो निर्णय होंगे, उन सभी के ऊपर आपके धर्म का, आपकी वर्ग का, आपकी पृष्ठभूमि का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बारी जो है इसको सेशन से जल्दी जुड़ जाइए। अब हम शुरू करते हैं मैक्स वेबर को लेकर, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने बेसिकली समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की विवेचना की थी। और उनके समाजशास्त्री सिद्धांतों को लेकर उन्होंने दर्शाया था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो किसी क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। उनका मानना था कि समाजशास्त्र क्रिया के अर्थपूर्ण का बोध कराता है, ठीक है। कि कोई क्रिया क्यों हुई है, क्या उसके पीछे के रीजन है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं, इन सभी का अर्थपूर्ण जो बोध है वो आपका समाजशास्त्र कराता है। और ये जो डेफिनेशन थी ये किनकी थी? ये मैक्स वेबर का अपना मानना था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने समाजशास्त्र को कहा कि समाज के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन सभी का आपस में क्या संबंध है, किस प्रेरणाओं से वे प्रेरित होंगी, किन प्रेरणाओं के उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ते हैं, ये सारे के सारे समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। सामाजिक क्रिया को अगर लेकर हम बात करें तो सामाजिक क्रिया की इस अवधारणा को मैक्स वेबर के ही नाम से सर्वाधिक जोड़ा जाता है। अगर आप मैक्स वेबर कभी भी अगर पूछा जाए तो आंख मूंद कर सामाजिक क्रिया वाले कॉन्सेप्ट में सीधा आप नाम लगाएंगे किनका? मैक्स वेबर का। सामाजिक क्रिया को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि इसने समाजशास्त्र की जो विषय पद्धतियां थी उन पद्धतियों में कई सारे आयामों को जोड़ा था। उनमें आयाम बहुत सारे ऐसे भी थे जिनमें के क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध, उनके ऊपर क्या क्या रीजन है, किन किन वजहों से चीजें होती हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि सोशल एक्शन थ्योरी को किसी और ने नहीं बताया। आप पार्सन्स को लेकर बात करें तो पार्सन्स के आपने संदर्भों को पढ़ा जहां पर उन्होंने सारे मोटिवेशन को लेकर बात की, कॉग्निटिव वैल्यू को लेकर बात की थी।
तो ऐसे में मैक्स वेबर ने भी अपने सिद्धांत दिए थे, और मैक्स वेबर के जो सिद्धांत थे उनको भी आप उस विषय में समझते हैं। जैसे कि सामाजिक क्रिया की अगर अवधारणा को लेकर बात करें तो समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का सीधा अर्थ जो होगा वो अर्थ जुड़ता है उसके उद्देश्य के साथ में। मतलब कि क्रिया का अर्थ हमेशा किसी ना किसी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के साथ जुड़ा होगा। ये एक नितांत एक यूनिवर्सल थॉट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है कि आपके उसमें जो भी हम करेंगे या जो भी मैं करने जा रहा हूं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का एक उद्देश्य है ना। वो उद्देश्य क्या है कि आप लोग इस विषय को समझ सकें। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ एक नियत समय से आता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ समझाता हूं, कुछ बोलता हूं, कुछ बताता हूं। ये सब क्यों मैं कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, और उसका उद्देश्य क्या है कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो सके। मतलब कि जो भी क्रिया हो रही है वो किसी ना किसी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के साथ जुड़ी है। ये क्या है? ये सामाजिक क्रिया है। मतलब सिंपल सा टर्म आपका ये क्लियर होता है। ठीक है, अब क्रिया इस प्रकार से कैसी हो सकती हैं? यहां पर बाहरी भी होगी, ठीक है, कोई दूर से भी क्रियाओं को अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है, और आत्म से भी। लेकिन वेबर ने बेसिकली क्या कहा था कि कोई भी सामाजिक क्रिया तभी, मतलब कोई भी जो क्रिया है उसको सामाजिक क्रिया हम तभी कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए सहानुभूति मूलक या आत्मरक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरों व्यक्तियों के व्यवहार से निर्धारित हो या दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो। मतलब कि किसी भी सामाजिक क्रिया को आत्मरक स्थितियों में हम तभी किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम तब मानेंगे जब वो क्या हो कि उसके करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों, ठीक है, समूह को हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, उनके द्वारा लगाए गए आत्मपरक या सहानुभूति मूलक अर्थ के कारण ये डिफाइन होता हो कि वो क्रिया किसी से प्रभावित है या किसी दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ में क्या है, उनके अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित होती है। मतलब कि सिंपल सी चीज ये हो गई कि सभी क्रियाएं सामाजिक नहीं है। ठीक है, अगर मैक्स वेबर की इस थ्योरी को समझे तो उससे अर्थ क्या निकल कर आएगा कि उन्होंने सीधे कहा था कि सभी क्रियाएं क्या है, आपकी सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है, उनका सीधा मानना था कि सामाजिक क्रिया है, मतलब कि यहां पर एक जुड़ाव वाली कंडीशन हो, आपस में चीजें कनेक्ट हो रही हो, प्रभावित करती हो, निर्धारित करती हो दूसरे व्यक्तियों को लेकर। ठीक है, ये इनका मानना था। अब इसके अनुसार हम क्या कैसे कह सकते हैं? मान लेते हैं, मैं यहां पर एक लिख दूं टर्म फिर से, सामाजिक क्रिया। अब कोई भी सामाजिक क्रिया कब हो सकती है? किसी भी सामाजिक क्रिया को आप कब जो है कोई सामाजिक क्रिया बोल सकते हैं, ये किन आधारों पर होगा? तो उसके बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है। वो क्या है? सबसे पहला व्यवहार, मतलब कि अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से संबंधित हो। ठीक, अन्य व्यक्तियों के क्या है, उसको व्यवहारों से संबंधित होना चाहिए, तभी उसको हम सामाजिक क्रिया मानेंगे। साथ ही साथ में सामाजिक क्रिया चेतन से वस्तु से जुड़ी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो अचेतन वस्तु के साथ में जुड़ी है तो उसको आप सामाजिक क्रिया बोल देंगे। नहीं, सामाजिक क्रिया तभी कही जाएगी जब वो चेतन वस्तु से जुड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचेतन वस्तु के साथ उनका जुड़ाव है और आप कहते हैं कि नहीं वो सामाजिक क्रिया है, एक सोशल एक्शन, आप उसको मान लें। ठीक, साथ ही साथ में अर्थपूर्णता होनी चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब क्या है? मान लेते हैं किसी जगह पर कोई भीड़ है, ठीक है, इन केस बहुत बड़ी भीड़ लग रही है, आप वहां से गुजरते हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, वहां से जाने के बाद में कई बार होगा क्या कि आप उस भीड़ को देखेंगे और वहां पर 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे, क्या हो रहा है यहां पर।
ठीक है, जैसे कि कुछ समय पहले यूट्यूब पर बड़ा एक ट्रेंड बना था, एक ट्रेंड का इवन तो आप देखिएगा कि यहाँ इंडिया में लोगों की आदत है कि कहीं जेसीबी से अगर खुदाई हो रही है, नाले की सफाई हो रही है, तो वहां पर भी कुछ नहीं तो 25-30 लोग आपको मिल जाएंगे खड़े, जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जेसीबी की खुदाई हो रही है और नाले से कीचड़ निकल रही है बाहर। ऐसा होता है जनरली, आपने देखा होगा। कहीं रेलवे का कोई काम हो रहा है, वहां पर खड़े हो जाएंगे 25-30। अरे यार, वो लोग काम कर रहे हैं, उनको उसका पैसा मिलता है, वो उसके थ्रू अपनी अर्निंग चल रही है, उनका वर्क है वो। तुम लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो, अच्छा यहाँ रेलवे काम कर रही है, अच्छा नाले की सफाई और इस तरह से उनका दिमाग, जो माइंडसेट बिल्कुल ऐसा होता है नाले की कीचड़ की तरफ, कि जैसे कि वो एकदम से बता रहे हैं, अच्छा अब नाले की इतनी खुदाई पे इतना, अब इसके बाद खनिज तेल निकलेगा नीचे से। मतलब तो ये अर्थपूर्ण नहीं है ना, ठीक है, ये चीजें अर्थपूर्ण दृष्टि को नहीं प्रभावित करती, ठीक है। साथ ही साथ में सामाजिक क्रिया को प्रभावित करने वाला जो व्यवहार होगा, ठीक है, वो भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सब से संबंधित होगा। इन सब के साथ क्या है, उसका एक जुड़ाव होगा, इन सब के साथ में उसका संबंध बना हुआ होगा, ठीक है। कोई भी क्रिया अगर सामाजिक क्रिया हो रही है, उसका वो कहीं से इंस्टिगेट होती होगी, किसी चीज को करंटली इंपैक्ट करती होगी, और इन फ्यूचर जाकर वो कुछ चीजों को कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालने वाली है, ठीक है। जैसे स्पेन को मैं लूं और स्पेन को फेंक के मारूं, तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में होगा ना, पर्टिकुलरली पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे मैं इंस्टिगेट हूं, ठीक है। अगर मैं इंस्टिगेट नहीं होता हूं, तो कहीं ना कहीं क्रियाएं क्या है, आपस में कहीं ना कहीं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से संबंधित आपका हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि जो सामाजिक क्रिया है, वो उस आधार पर उन्होंने पहली बार दर्शाया कि समाज शास्त्र का संबंध सीधा सीधा मानवीय या मानव क्रियाओं से है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका ओवरऑल अपना थॉट प्रोसेस था। समझ आया इतना? ठीक, कि सामाजिक क्रिया कब हो सकती है, सामाजिक क्रिया के आधार जो है क्या क्या हो सकते हैं, व्यवहार क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने इस चीज से दर्शाया, ठीक है। मतलब के अब यहां पर ये जो मानव क्रिया का टर्म हम लेकर आ रहे हैं, तो मानव क्रिया का मतलब क्या होगा, मतलब के समाजशास्त्र किसी भी स्तर पर फिर प्राकृतिक क्रियाओं से या पशु पक्षियों से संबंधित क्रियाओं से नहीं जुड़ा है। तो मानव क्रिया का मतलब क्या है, मानव क्रिया का सीधा सीधा मतलब है कि मानव क्रिया का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति, या आप ऐसे समझिए कि मानव क्रिया का आशय उस आचरण के साथ जुड़ता है जो कि किसी भी वस्तु को व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव मीनिंग जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुपरक अध्ययन जो अर्थ है वो प्रदान करेगा, ठीक है। ये मानवीय क्रियाओं का अपना मतलब होता है, ठीक है। अब मानवीय क्रियाएं कई सारी होती हैं, ठीक है, जैसे कि पैर हिला रहा है, बाल खुजा रहा है, ठीक है, या कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कि पर्टिकुलर मेरी कई बार आदत होगी इस तरह से स्क्रैच करने की, तो ये कोई दोषपूर्ण नहीं होती है बहुत सारी क्रियाएं, ठीक है। पैर हिला रहे हैं खाली बैठे हुए फोकट में, ठीक है। तो ऐसी अर्थ भी और निरर्थक जो क्रियाएं हैं वो किसी भी समाज विज्ञान के एक रुचि का विषय नहीं है, क्योंकि अर्थपूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है। तो मानवीय समस्त क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता सामाजिक क्रियाओं ने, ठीक है। इसीलिए बेवर ने यहां पर सीधा सीधा अर्थ क्या बोला था, आत्मपरक शब्द को जोड़ा है, ठीक है। आत्मपरक शब्द क्यों जोड़ा, सिर्फ इसी वजह से जोड़ा था कि ये बेफिजूल की जो क्रियाएं हैं उनको हम वहां से हटा सके, ठीक है। तो ये सामाजिक क्रिया का उनका अपना सिद्धांत था, ठीक है। अब सामाजिक क्रिया में कई सारे टर्म आए, जैसे कि अर्थपूर्ण। अब किसी भी सामाजिक क्रिया के अर्थपूर्ण होने का मतलब और क्या हो सकता है डाइवर्स, अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाएं, तो सामाजिक क्रिया के, किसी भी सामाजिक क्रिया के अर्थपूर्ण होने का मतलब यह है कि क्रिया में वह सभी मानव व्यवहार उस सीमा तक ही सम्मिलित है
जहां तक कि कार्य करने वाला व्यक्ति उस क्रिया का कुछ आत्मपरक अर्थ लगाता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी दृष्टि से, किसी ना किसी प्रयोजन से किसी वस्तु को समझ रहेगा। ठीक है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ मौजूद रहेगा। बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अर्थ के कुछ नहीं है। मतलब कि तभी तो अर्थपूर्ण है। तो अर्थपूर्ण होने का मतलब क्या है? किसी चीज का प्रयोजन होना, किसी का कोई उद्देश्य होना, ठीक है, किसी का कोई पर्टिकुलर मोटिव होना। ठीक है, बिना प्रयोजन या बिना उद्देश्य का मतलब यह है कि वो अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, अर्थपूर्ण होने का मतलब सीधा है प्रयोजन या उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया। अब उसी क्रम में क्रिया का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे बेसिकली तौर पर कोई क्रिया कभी हो भी नहीं सकती और कभी हो भी सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है जो सिग्नल तोड़ के जा रहा है और सिग्नल पर वहां पर खड़ा हुआ कोई ट्रैफिक कर्मचारी है जो खड़ा हुआ है और उसका काम है कि वो उस व्यक्ति को पकड़े। तो ऐसे में उस व्यक्ति द्वारा कोई क्रिया ही नहीं की गई, वो चुपचाप ऐसा खड़ा हुआ है। सिग्नल वाला सिग्नल तोड़ के भाग गया कोई। ठीक है, सिग्नल तोड़ के मतलब ऐसा नहीं पत्थर मार के भाग गया, मतलब कि उसने एक रेड लाइट के समय पर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और लेकर निकल गया। ठीक है, या किसी अपराधी के द्वारा किसी की चेन तोड़कर खींच के भागने पर सामने खड़े हुए जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर ऐसे करके एकदम से इत्मीनान से खड़े रहें, कुछ ना करें। तो ये क्या है? उन्होंने तो कोई क्रिया नहीं की ना, लेकिन फिर भी क्रिया हो जाती है। कैसे हो गई? वो क्रिया ऐसे हो गई कि उनका काम था प्रशासन, न्याय व्यवस्था को संचालित करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है कि जैसी चेन तोड़ के भागा तुरंत उस चोर को क्या करना चाहिए? तुरंत जाए और उसको, सॉरी चोर को नहीं, तुरंत जो पुलिस वाला है वो क्या करे? जाए, चोर का कॉलर पकड़ ले, चोर को पकड़ने का काम करे। दौड़े, ना पकड़ पाए बट दौड़े। अब वो मूक दर्शक बना, ऐसे खड़ा हुआ एकदम से नहीं कुछ कर रहा। इसका मतलब क्या होगा कि उसने एक ऐसी क्रिया को अंजाम दिया जो छिपी हुई है। और वो क्रिया क्या है? लापरवाही पूर्ण अपनी नौकरी पर रहना। मतलब कि एक तरीके से ड्यूटी पूरी ना करना, जो ड्यूटी उसको दी गई थी उस वो काम ना करना, लापरवाही पूर्ण व्यवहार करना। तो कई दफा क्रिया नहीं होगी और होगी भी। ठीक है, साथ ही साथ में क्रिया में और भी शब्द आए जैसे कि कर्ता, अन्य समूह। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? कर्ता का सीधा सीधा मतलब क्या होगा? कर्ता का सीधा सीधा मतलब यह है कि कर्ता कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। मतलब कि व्यक्ति का या समूह का जो व्यवहार होता है वो किसी न किसी पक्ष को, किसी प्रयोजन को ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये जो प्रयोजन जिन्होंने भी तय किया है वो सभी क्या है? वो कर्ता हैं। ठीक है, जो उद्देश्य को तय कर रहे हैं, जो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो ये सब क्या होंगे? ये है। ठीक, अब इन्होंने आगे बढ़ते हुए जो आपकी सामाजिक क्रियाएं थी उन सामाजिक क्रियाओं के अलग अलग अर्थ भी निकाले। ठीक, और सामाजिक क्रियाओं के प्रकार दर्शाए। वेबर की दृष्टि में या मैक्स वेबर के दृष्टिकोण के हिसाब से उन्होंने चार जो है प्रकार इसके दर्शाए थे। चार प्रकार क्या क्या थे? सबसे पहला परंपरागत सामाजिक क्रियाएं, दूसरा सामाजिक क्रिया का प्रकार भावात्मक सामाजिक क्रियाएं, तीसरा मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं, और चौथा प्रकार बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं। ठीक है, तो चार प्रकार उन्होंने दर्शाए मैक्स वेबर ने कि साहब चार टाइप होने वाले हैं
परंपरागत, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, मूल्यात्मक और बौद्धिक, ये 4 प्रकारों को उन्होंने दर्शाए। अब सबसे पहला परंपरागत क्या होगा? परंपरागत सामाजिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो कि ट्रेडिशनली फॉर्मेट में हमेशा फॉलो अप की जा रही हैं। जैसे कि क्लास में आते ही बच्चों का टीचर को गुड मॉर्निंग के साथ अभिवादन करना और टीचर का तुरंत पलटकर उसका गुड मॉर्निंग के तौर पर अप्लाई करना। ठीक है, मतलब कि परस्पर अभिवादन का जो काम है वो परंपरागत सामाजिक क्रियाओं में आएगा। ठीक, तुरंत जो है अभिवादन आपने किया, जैसे बोला गुड मॉर्निंग सर, देन बच्चा जो टीचर होगा बोलेगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये परंपरागत सामाजिक क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि हम पर्टिकुलरली अगर बोलें तो ऐसी कई सारी परंपराएं हैं जो या रीति रिवाज है जिसका हम फॉलो अप करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके हैं, हम अभ्यस्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी दिमाग में सोचा है कि कोई व्यक्ति सामने से नमस्ते करे, उसके बाद हम सोचें अरे यार अब क्या बोलना है, ये नमस्ते कर गया, अब मुझे क्या बोलना है, तुरंत क्या रिप्लाई दूं मैं? ये कभी सोचा आपने? कभी नहीं आता होगा दिमाग में। हाँ, ये जरूर, इवन दो कोई अजनबी भी जिसको आप ना जानते हो वो अगर सामने से बोल जाए भैया नमस्ते, तो तुरंत बोल दोगे हाँ भैया नमस्ते। उसके आगे जाकर आप सोच रहे होगे यार ये बंदा कौन था जो मेरे से नमस्ते करके चला गया। थॉट आएगा दिमाग में, यार कौन था, किसने नमस्ते कर ली। तो दूसरा, भावात्मक सामाजिक क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या है? ये इनको अतार्किक बोला जाता है। ठीक है, ये तर्क के साथ नहीं चलती हैं। ये क्रियाएं बेसिकली बोला जाता है कि यहां तर्क जो है एक तरीके से अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का किसी महिला के साथ प्रेम में पड़ना, या किसी महिला का किसी पुरुष के साथ प्रेम में पड़ना, कोई तर्क होता है? कई दफा नहीं होता है, झगड़ा है तमाम फिर भी मना रहे हैं। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, वेंडेटा किलिंग्स, मतलब के रंजिशन हत्याओं का होना। ये सब क्या है? ये क्रियाएं कैसी हैं? कोई तर्क है इस बात का? क्या कोई लॉजिक होता है कि साहब रंजिश के तौर पर हत्याएं लगातार हो रही हैं, आपने मेरे पे की, मैंने आपके घर पे कर दी। ठीक, एक दूसरे के साथ घृणा का व्यवहार होना, द्वेष होना, क्रोध का आना। ठीक है, आप जा रहे हो, जाते जाते किसी ने जो धक्का लगा दिया, कुछ हुआ और तुरंत पलट के सीधा थप्पड़ उठा के मार दिया एकदम से। कई बार वो गलत भी होता है। तो ये सब भाव के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। मतलब के यहां साधन साध्य कोई तर्क नहीं, सीधा सीधा सिंपल सा है। क्या संवेग की स्पीड थी, मतलब आप संवेगात्मक तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। एकदम से गुस्सा आया, आपने धर दिया, दूसरे को गुस्सा आया, उसने आपको रख दिया भाव के आधार पर। ठीक, अगला मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं। अब ये मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि ये पर्टिकुलर एक वैल्यू बेस्ड है, जैसे कि मंदिरों की रक्षा करना, ठीक, मस्जिदों की रक्षा करना हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेड़ है, कोई पूजनीय है, वहां पर आपने देखा है कि कुछ क्या हुआ, पर्टिकुलर कुछ रोड का काम चल रहा है और गलती से एक ईंट भी गिर गई, कुछ हुआ, तोड़ फोड़ कर दी वहां पर, और ना पूजा होती है वहां पर, एक साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि पर्टिकुलरली जैसे यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है। ठीक है, तो लोग जो हैं अपने हाथों में हथियार उठा लिया है यूक्रेन के लोगों ने, जो आम नागरिक हैं, जिन्होंने कभी बंदूक को छुआ तक नहीं, वो लोग भी आज क्या कर रहे हैं, हथियार हाथ में उठा रखे हैं। किस लिए? मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब मूल्यात्मक भावनाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो कुछ मूल्य, और ये मूल्य बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि महिलाओं के लिए नारी की यौन शुचिता का होना, तो ये सब क्या, ये सब मूल्य बना दिए गए हैं कुछ पर्टिकुलर, और मूल्यों के आधार पर लोग जो है करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी कई बार तर्क नहीं होता चीजों का। यहां पर भी कई सारे कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसे हैं, यहां पर तर्क नहीं होते। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मतलब ये बहुत जो क्रिया है ना, ये मुझे इसमें बहुत ज्यादा, मेरे को बड़ा
सफोकेशन सा लगता है इस क्रिया के साथ में। कैसे? क्योंकि पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मूल्यों के तौर पर हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो गलत भी हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर कई लोगों ने, कई समाजशास्त्रियों ने इस अध्ययन को दर्शाया, कहा कि देखिए यहां पर भी कई चीजें तर्क नहीं होती हैं, लेकिन इनके ऊपर, इनकी वांछनीयता के ऊपर इतना ज्यादा दृढ़ विश्वास होता है, लोगों को इतना यकीन होता है कि इनको वो तर्कपूर्ण मान बैठता है। ठीक है। चौथा, बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं। बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं क्या है? कि व्यक्ति द्वारा निश्चित योजना के अनुसार की जाने वाली सामाजिक क्रियाएं क्या है? बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं हैं। ठीक है, कैसी है? निश्चित। ठीक, तो कैसी क्रियाएं हैं? निश्चित सामाजिक क्रियाएं। ठीक है, मतलब के वो क्रियाएं जो व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल कर रहा है, बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं। कैसी हो सकती हैं? लाइक व्यापार का हिसाब। ठीक, कोई आदमी है, कितना लाभ हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आपके अनुसंधान पेपर, या आप जो है आगे चलकर, आगे इन फ्यूचर पीएचडी करें, कुछ अच्छी किताबें लिखें, ये सब क्या है? ये सब बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं हैं यहां। ठीक, यहां से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये 4 प्रकार की आपकी क्रियाएं हैं। समझ में आया? इसको नोट करिए। अब बेसिकली ये बोला जाता है कि मैक्स वेबर ने ये जो चारों टाइप दिए थे, ये चारों टाइप क्रियाओं का ढंग से वर्गीकरण नहीं कर पाते। बट अकॉर्डिंग टू, अगर हम चलें रेमंड डरो के, तो रेमंड डरो मानते थे कि साहब जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने कहा था कि मैक्स वेबर का निदर्शन ऐतिहासिक और क्रमबद्ध है। अब क्यों कहा? उसका सीधा मानना यह था कि साहब इन्होंने पहली चीज तो ये कि ये सारे के सारे डेफिनेशन यहां दे दिए, उन्होंने हर तर्क को, हर अर्थ को दर्शाया है। ठीक है, लेकिन चारों को आपस में डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है, अब क्रमबद्ध वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था मैक्स वेबर का? ये भी समझ लीजिए। रेमंड डरो तो बोल के निकल गए, अब मैक्स वेबर ने इनको डिफाइन किया तो उसके उन्होंने 2 उद्देश्य समझाए। पहला उद्देश्य तो उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल, हमने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो क्लासिफिकेशन कई सारी चीजों को समझाता है, सत्ता के वर्गीकरण को लेकर समझाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने। दूसरा, इस क्लासिफिकेशन का दूसरा उद्देश्य क्या था कि ये पश्चिम के ऐतिहासिक विकास के अन्वेषण का, मतलब वेस्टर्न का जो ऐतिहासिक विकास रहा, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट रहा है वेस्टर्न का, उसका हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, वो करने में हमें ये मदद प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके निदर्शन को ऐतिहासिक और साथ ही साथ में क्रमबद्ध दोनों बोला गया। अब इनके सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना भी हुई। देखो, हर सिद्धांत है, हर सिद्धांत के सपोर्ट, आलोचना दोनों रहती हैं। आलोचना के गिनती के 3 आधार थे, मुख्य आधार जो माने जाते हैं। क्या क्या? प्रेरक कारण को ध्यान में रखती है, लिख देते हैं आलोचना। प्रेरक, सबसे पहला प्रेरक को ध्यान में रखते हैं, लेकिन परिणाम का
एक तरीके से अनदेखी की जा रही है। मोटिव देख लिया हमने किस वजह से हो रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट देख लिया क्या है, लेकिन ये नहीं देखा रिजल्ट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, वर्गीकरण के पहले 3 प्रकार जो अभी मैंने लिखे हैं, आपस में समानताएं भी रखते हैं, जो कि इनके भेद को जटिल स्वरूप प्रदान करता है। तीसरा आलोचना का बिंदु, क्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को उपेक्षा की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर पर्यावरण कारक, संस्थाएं आदि आदि, ठीक है। अब जैसे कई सारी चीजें शामिल रहती हैं क्रियाओं में, बहुत कुछ ऐसा होता होगा क्रियाओं में, ठीक है, समाज का फर्क पड़ता है, पर्यावरण का फर्क पड़ता है, लेकिन इन सब को हमने एक तरीके से देखा ही नहीं, हम इनको डिफाइन ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या है, ये कहीं ना कहीं एक स्तर का आकलन करता है, जबकि दूसरे की अनदेखी आपका कर रहा है। ये किसका मानना था? ये मानना था मैक्स वेबर का। वो सॉरी, इनकी आलोचना करने का जो बिंदु था मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का, वो क्या था कि इन्होंने बाकी की अनदेखी कर रखी है। साथ ही साथ में आलोचना के बिंदु में एक चीज और उन्होंने शामिल की कि यहां पर मूर्त क्रियाओं, अमूर्त क्रियाओं, इनका अर्थ निकालना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी क्रिया, हर व्यक्ति जो है क्रिया का अलग अर्थ लगाएगा और अलग अर्थ उसका निकालेगा भी। तो ये भी इन्होंने एक स्पष्ट जो है विश्लेषण नहीं दिया है, ठीक है। ये इनकी आलोचना का आधार बिंदु और था, ठीक है। अब मैक्स वेबर जिक्र करते हैं आदर्श प्रारूप का। अभी आदर्श प्रारूप क्या है? आप में से कोई लोग, आप में से, अब से पहले मैंने, आपको याद होगा आदर्शवाद को लेकर हमने बात की थी, आइडियलिस्ट सिस्टम को लेकर। तो थोड़ा सा दिमाग में लेकर आइए डाउट, मतलब डाउट नहीं, थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर ये लेकर आइए कि आदर्श क्या हो सकता है, आदर्श प्रारूप या आदर्श प्रारूप क्या हो सकता है। बताइए। देखिए, एक्चुअल में था क्या कि जर्मनी में जब इन सारे रिसर्च थीसिस, इन सारी चीजों की बात चल रही थी, तो लोग, जो भी रिसर्च दिया गया जर्मनी के बाकी समाजशास्त्रियों ने, उन्होंने जो रिसर्च किया था, उस रिसर्च में उन्होंने अपनी अलग अलग अवधारणाओं का जिक्र किया, जिनमें कुछ अवधारणाएं उनके स्वयं के व्यक्तित्व के साथ में भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे कि एक बात की जाती है कि किसी ट्राइबल का आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, किसी ट्राइबल से उस पे आपने स्टडीज कर रहे हैं। पर्टिकुलर स्टडीज 2 स्तर पर की जा सकती है, समूह से दूर किन्हीं स्रोतों से आंकड़े लेकर, ठीक, आंकड़े इकट्ठे किए, आप थोड़ा गए, समूह के साथ रहकर, लेकिन यहां पर क्या होगा, आंकड़ों में 2 स्थिति होंगी। आंकड़े वास्तविक होंगे, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो सकता है, आंकड़ों में एक जुड़ाव भी हो सकता है। लाइक आप वहां से इन्फ्लुएंस होकर उनकी स्टडीज को शायद सही ठहरा दें,
एक निष्पक्ष दायरा लेकर आना मुश्किल होता है। इसीलिए मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के कॉन्सेप्ट में इस चीज को समझाया कि देखो भैया, आदर्श प्रारूप का जो मतलब है वो सीधा सीधा मेरी नजरों में अर्थ है कि मैंने इसे एक एज अ टूल बॉक्स के तौर पर प्रोवाइड कराया है, कि एक ऐसा टूल बॉक्स जो कि हमें अन्वेषण हेतु एक पूर्वाग्रह रहित न के ग्रसित जानकारियां उपलब्ध कराता हो। मतलब के वही वास्तविक घटनाओं का अध्ययन हो, समानताएं असमानताएं ये सारी चीजें आपके सामने निकल कर आए। मतलब एक कॉन्क्रीट वैल्यू आपको दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको दिख रहा है वो धुंधला सा है, गड़बड़ सा है, कुछ क्लियर एक सिनेरियो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप किसी समूह, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि जाइए आप किसी समूह के अंदर जो अध्ययन करिए समूह के साथ रहकर, तो आप अगर 3 महीने 4 महीने किसी समूह के साथ अध्ययन करें तो हो सकता है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस तो ऐसे में स्टडी जब आप करेंगे तो शायद एक तटस्थ निर्णय लेकर आना मुश्किल होगा। आप हो सकता है उनकी चीजों को जस्टिफाई करने लग जाएं, बट समूह से अगर दूर हैं तो आप वास्तविक आंकड़ों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में एक पैरामीटर सेट किया जाता है हमेशा, जैसे कि सबको दूध देना है 1-1 किलो, तो 1-1 किलो दूध देने के लिए हमने एक लीटर जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि साहब 1 लीटर का एक पर्टिकुलर पात्र होगा जिससे कि हम सभी को बराबर मात्रा में दूध दे पाए, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। रिश्तेदार है उसको भी 1 लीटर ही देना है, ठीक है, तो लीटर के हिसाब से दे दीजिए आप। वो आदर्श आपका प्रारूप होगा, वो एक आइडियल टूल बॉक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को दर्शाया उन्होंने। ठीक है, अब इसके अलग अलग सबने सिद्धांत दिए, जैसे कि लुईस कोजर ने समाजशास्त्र में बेसिकली आदर्श प्रारूप का जो उन्होंने अर्थ दर्शाया, वो उन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग जो है वो हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन के लिए करते हैं आदर्श प्रारूप का प्रयोग। ठीक है, मतलब कि ये कंपैरेटिव स्टडीज में काम आता है। ये किनका मानना था? ये लुईस कोजर का मानना था। उसी क्रम में जूलियन फ्राइंड थे आपके, उन्होंने बेसिकली कहा कि आदर्श प्रारूप उन सभी अवधारणाओं का विशुद्ध योग है जो कि मापन, कंपैरिजन मतलब मापन, तुलनात्मक और साथ ही साथ में मतलब कि अनुसंधान के उद्देश्य से एक ऐसा टूल बॉक्स का निर्माण किया गया है जो पूरी तरह से विशुद्ध अवधारणाओं का पर आधारित है या विशुद्ध अवधारणाओं का संकलन है। ठीक है, ये किनका मानना था? ये जूलियन फ्राइंड का मानना था। क्या मानना था? विशुद्ध अवधारणाओं का योग। किनका? जूलियन फ्राइंड का अपना मानना था। ठीक है, तो ये बेसिकली आदर्श प्रारूप को लेकर अलग अलग लोगों की ये आपकी अवधारणाएं रही थी। ठीक है, साथ ही साथ में वेबर के जो आदर्श प्रारूपों को लेकर बात की जाती है वो एक फॉर्मेशन में चलते हैं। बेसिकली वो कलेक्टिविज्म वाले फॉर्मेट में चलते हैं। अब कलेक्टिविज्म क्या है? कलेक्टिविज्म का मतलब है समष्टिता आधारित, मतलब समस्त आधारित, समस्त को लेकर जिक्र है। ठीक है, तो ये इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि वेबर के जो प्रारूप हैं आदर्श प्रारूप वो कलेक्टिविज्म फॉर्मेट में चला करते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक, तो ये बेसिकली इन चीजों को समझ में आते हैं। अब इस आधार पर अगर मैं आपको कहूं कि आदर्श प्रारूप के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं तो थोड़ा सा थॉट लगाइए। सबसे पहली चीज, सबसे पहला लक्षण क्या होगा? जाहिर सी बात है, यथार्थ की खोज करनी है, यथार्थ का पता करना है, तो आदर्श प्रारूप का लक्षण क्या है? सबसे पहला कि आदर्श प्रारूप एक ऐसी पद्धति है जिसके थ्रू हम यथार्थता को समझने का प्रयास करते हैं या यथार्थ को हम खोजते हैं। तो आदर्श प्रारूप एक ऐसी पद्धति को दर्शाता है जो यथार्थ को
खोज कर देगा। ठीक है। दूसरा, यथार्थता के तार्किक होने का मतलब कि कौन सी चीजें रियलिस्टिक अप्रोच में है, वो लॉजिकल है नहीं है, इसका ब्लूप्रिंट जो है वो कौन देता है, वो देता है आपका आदर्श प्रारूप। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या था, तीसरा लक्षण यह है कि आदर्श प्रारूप के जो संबंधिता है वो होगी आत्मगत मूल्यों से, वो होगी चेतना संबंधी मूल्यों से, मतलब के यथार्थता का और बड़ा आयाम। ठीक है। तो ये बेसिकली आज इनका इतना इतना एक्शन था। ठीक है। तो आज का जो कंपैरेटिव स्टडीज था ये यहीं तक रहेगा। कल हम मैक्स वेबर के सेकंड पार्ट को लेकर बात करेंगे, मतलब बाकी अध्ययनों को लेकर, उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स इस तरह से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो आज का जो आपका क्लास था, इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छा लगा है देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, इन कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ में कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे जो है जो भी किसी का डाउट रह जाए तो आप rajatexampur@gmail.com, ठीक है, इस पर मेल जो है कर दीजिएगा। ठीक, कोई अगर आपका डाउट रहता है, कुछ रहता है तो उस पर मेल आप मुझे कर दीजिएगा। ठीक है। कोई भी आपका पर्टिकुलर डाउट है या आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा बिलो, मैं उस चीज को क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो कल हम मैक्स वेबर के पार्ट 2 को लेकर बात करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, इन कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगती है। साथ ही साथ में बाकी आपके सभी दोस्तों के साथ में भी क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। आज की इस क्लास के इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।